नमस्कार दोस्तों। आज हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध के बारे में चर्चा करेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध हैं, उनकी विस्तार से चर्चा करेंगे। उनका साहित्यिक जीवन किस प्रकार से रहा, कौन कौन सी रचनाएं लिखी और किस काल के ये कवि माने जाते हैं, सभी की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, इनका जन्म वो 1865 में निज़ामाबाद में हुआ था और जो मृत्यु है वो 1947 में हुई थी। हरियोध आधुनिक काल द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। पूछा जा सकता है परीक्षा में, वो कैसे, देखो कि 4 कवि देगा अगला अपन को 4 ऑप्शनों में, और यूँ पूछ सकता है कि जैसे हरियोध दे दिया और 3 है वो छायावाद के दे दिए। तो ये द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि रहे हैं। हरियोध कौन से युग के प्रसिद्ध कवि रहे हैं? द्विवेदी युग के। जैसे दे दे प्रसाद, पंत, निराला और हरियोध। हरियोध यूं पूछ ले कि निम्न में से कौन सा कवि है वो द्विवेदी युग का है। अपन को अगर पता है हरियोध द्विवेदी युग का, तो अपना प्रश्न बिल्कुल आसानी से ईजी वे में अपने को मार्क्स मिल जाएंगे। अगर यही पता नहीं है कि हरियोध किस युग के कवि हैं, तो ऐसा प्रश्न आते हुए भी अपन छोड़ते नहीं है, फिर तुक्का लगाने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से प्रश्न घुमा फिरा के छायावाद की जगह भारतेंदु के भी दे सकता है, प्रगतिवाद के भी दे सकता है, कभी कैसे भी घुमा करके प्रश्न पूछ सकता है। आजकल क्या है कि परीक्षा का पैटर्न बदल गया है, इसलिए हर एक बात पर गहराई से विचार विमर्श करते हुए पढ़ना बहुत जरूरी हो गया है। तो किस युग के कवि हैं? द्विवेदी युग के। आशा करता हूँ कंसेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हरियोध को कवि सम्राट भी कहा जाता है। कई बार पूछा जाता है कि कवि सम्राट किसे कहा जाता है, तो हरियोध को कवि सम्राट कहा जाता है। गणपति चंद्र गुप्त ने, जब अपन ने द्विवेदी युग की प्रश्नोत्तरी की थी, उसमें विस्तार से सारी चर्चाएं की थी मैंने हरियोध जी के बारे में कि इनको आधुनिक का सूरदास किसने कहा, तो गणपति चंद्र गुप्त ने हरियोध को आधुनिक काल का सूरदास कहकर के पुकारा, और वो प्रिय प्रवास रचना के वजह से कहा गया है। ठीक है ना। और इसी प्रकार आधुनिक काल का जो तुलसी है वो मैथिली शरण गुप्त को साकेत रचना की वजह से गणपति चंद्र गुप्त ने ही कहा था। आशा करता हूँ दोनों कंसेप्ट क्लियर। नेक्स्ट देखिए, हरियोध का प्रिय प्रवास महाकाव्य श्रेणी का ग्रंथ है, यानी बहुत बड़ा ग्रंथ है। कितने सर्ग हैं इसमें? 17 सर्ग। ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है, आप रट लीजिए अच्छे से इस बात को कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो हरियोध का प्रिय प्रवास है। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न तो 100 और 1% आता ही आता है एग्जाम्स में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हरियोध ने इस रचना का पहले जो नाम है, हरियोध जी ने पहले प्रिय प्रवास का नाम हो वो वज्रांगना विलाप नाम के शीर्षक से प्रकाशित करवाया था, लेकिन बाद में उसका नाम बदल करके क्या कर दिया था? प्रिय प्रवास। ये भी पूछा जा सकता है कि प्रिय प्रवास का पहले क्या शीर्षक रखा था, तो वज्रांगना विलाप। अच्छे से याद रखना, प्रिय प्रवास में कुल कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग, जो कि मैं बता चुका हूँ। इनकी मैंने प्रश्नों में बहुत विस्तार से व्याख्या करके बताई है आप लोगों को, इसीलिए ये जो कवि परिचय है वो याद करने में आपको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी, किसी प्रकार की मुश्किल का कोई सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पहले अपन इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं। कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग। और इस पे कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है? मंगला प्रसाद पारितोष मिला हुआ है। आगे देखिए, प्रिय प्रवास महाकाव्य अपने काव्यगत विशेषताओं के लिए हिंदी महाकाव्यों का माइल स्टोन भी माना जाता है, यानी मील का पत्थर साबित हुआ है ये महाकाव्य, ये भी ध्यान रखना। हरियोध जी की सर्वप्रथम लिखी गई पुस्तक बेनिस का वाक संस्कृतनिष्ठ हिंदी में लिखी गई थी। पहले ये किस में लिखते थे? संस्कृतनिष्ठ हिंदी में लिखते थे। वेनिस का बांक है वो संस्कृतनिष्ठ हिंदी में लिखी गई है। पूछा जाने योग्य कथन है। वैदेही वनवास मूलतः वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। यह कथन काफी महत्वपूर्ण है। पूछा जाने योग्य कथन है कि वैदेही वनवास का मूल आधार ग्रंथ क्या है, तो वाल्मीकि रामायण पर आधारित है, और इसमें राम के द्वारा सीता का निर्वासन काल है वो 18 सर्गों में यह रचना विभक्त है, और एक इनकी रचना है परिजात, वो 15 सर्गों में विभाजित है। इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, प्रिय प्रवास 17 सर्गों में है, वैदेही वनवास 18 में है, और परिजात 15 सर्गों में। ठीक है। रस कलश बहुत बार पूछी जाती है, अपन ने बहुत चर्चा की है। रस कलश ब्रज भाषा में लिखित एक रीति ग्रंथ है। पूछा जा सकता है कि हरियोध की कौन सी रचना रीति ग्रंथ मानी जाती है, तो रस कलश रीति ग्रंथ है, और इसके अंतर्गत रस है, रस का स्वरूप है, नायिका भेद है, ऋतुओं का वर्णन है, आदि का उल्लेख है। इसी कारण ये रीति ग्रंथ है, क्योंकि रीति काल में नायिका भेद, सर्वांग निरूपण रचनाएं जो लिखी गई थी वो सारी सारी रचनाएं किस में आती हैं? रीति काल में आती हैं, जिसमें नायिका भेद संबंधित होते हैं, रस के सारे अवयव होते हैं, अलंकारों संबंधी चर्चा होती है। ठीक है। आशा करता हूँ आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हुआ। अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्या आपको हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।
आगे इनकी चर्चा, रचनाओं की चर्चा करते हैं। देखो, कृष्ण शतक 1882 में, सॉरी, रसिक रहस्य 1889 में, प्रेम वारिधि 1900 ईस्वी में, प्रेम प्रपंच 1900 में, प्रेम श्रवण 1901 में, प्रेम महाप्रवाह 1901 में, प्रिय प्रवास 1914 में। इसको तो रटना है अपन को बहुत अच्छे से, क्योंकि यही एग्जाम में आने वाली है। और पद्य प्रसून 1925 में, परिजात 1927 में, फूल पत्ती 1935 में, और कला लता 1937 में, ग्राम गीत 1938 में, बाल कविता 1939 में, हरियोज सतसई, ये भी अच्छे से याद करना, 1940 में लिखी गई है। और वैदेही वनवास 1940 में, कबीर कुंडल बहुत प्रसिद्ध रचना है, ये भी कई बार पूछी जाती है। कबीर कुंडल किसकी है? तो हरियोध की रचना है। और उपदेश कुसुम, इन्होंने उपन्यास भी लिखे थे। बेनिस का वांक एक अनुदित उपन्यास है। ठेठ हिंदी का ठाठ है, इसमें लोकोक्ति मुहावरों संबंधी पुस्तक भी इसे कहा जाता है। और पहले इसका शीर्षक वो देवबाला नाम से था, बाद में ठेठ हिंदी का ठाठ कर दिया। और एक अधिखिला फूल, ये 3 उपन्यास इन्होंने लिखे थे। बेनिस का वांक, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधिखिला फूल। ठेठ हिंदी का ठाठ कई बार पूछा जाता है कि लोकोक्ति मुहावरों की पुस्तक किस रचना को कहा जाता है, तो आशा करता हूँ आपको याद हो गया होगा। ठेठ हिंदी का ठाठ, पहले इसका शीर्षक देवबाला था। ठीक है, पहले क्या शीर्षक था? देवबाला। निबंधों की चर्चा करते हैं। चुपते चौपते चौके चौप दे, कई बार पूछे जाते हैं। नाटक प्रद्युमन विजय और रुक्मणी परिणय, आलोचनात्मक रचनाएं हैं। साहित्यिक संदर्भ, कबीर वचनावली, ये कबीर वचनावली भी कई बार पूछी जाती है। हिंदी भाषा और साहित्यकार, इस प्रकार से इनकी ये आलोचनात्मक पुस्तिकाएं। साहित्यिक संदर्भ, कबीर वचनावली अच्छे से याद कर लेनी है अपन को। चौके चौपते चुपके चौपते, ये भी अच्छे से याद करना है, कई बार पूछा जाता है। प्रद्युमन विजय, ये बहुत बार पूछा जाता है, अच्छे से याद कर लेना। इन रचनाओं की ये मोस्ट रचनाएं हैं इनकी। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है जो हर परीक्षा में किसी न किसी तरीके से पूछा जाता है, चाहे तो वो छंद पूछ लो उसमें, चाहे ये पंक्ति पूछ लो। दिवस का अवसान समीपता, गगनता कुछ लोई तोचला, ये प्रिय प्रवास की पंक्ति है, ध्यान रखिएगा। और इसमें द्रुत विलंबित छंद माना जाता है, कई बार पूछा जाता है। द्रुत विलंबित छंद का उदाहरण लिखिए, निम्न में से कौन सा है? तो दिवस का अवसान समीपता, गगनता कुछ लोई तोचला, तरुषि खबर तेरजदी कुमलिनी कुल लब की प्रभा, नभोवरो नगण मगण मगण, और रगण होता है, आप सभी को विदित है इस बात से। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है हरियोध जी के लिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा है कि हरियोध की यह एक सबसे बड़ी विशेषता है कि वह हिंदी के सार्वभौमिक कवि हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता है कि हिंदी के सार्वभौमिक कवि हैं, साथ साथ में खड़ी बोली, उर्दू के मुहावरे, ब्रजभाषा को कठिन और सरल सब प्रकार की कविताएं इन्होंने लिखी हैं, यानी वो कर सकते हैं। हिंदी के अलावा मतलब खड़ी बोली में, उर्दू के मुहावरों में, ब्रज भाषा में कठिन और सरल सब प्रकार की कविताएं रचना हरियोध जी वो कर सकते हैं। ये बात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने हरियोध जी के लिए कही है। आशा करता हूँ कि आपको हरियोध जी के बारे में अच्छे से सारी चर्चा समझ में आ गई होगी। अगर किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मित्रों ज़रूर लिखेगा, और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को लाभ मिल सके। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।